नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये बजट के बारे में, खास तौर पे बजट में हेल्थ सेक्टर को, स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उसमें कितना ज़्यादा अभी पोर्शन मिलने वाला है हेल्थ सेक्टर को और कौन कौन से सुधारों की बात की गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा केस है ये MJ अकबर वर्सेस जो रमानी केस था, यहाँ पर क्या जजमेंट आया ये डिफॉर्मेशन केस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अंत में जो हमारा तीसरा आर्टिकल है ये ग्रेटा टूल किट केस जो है उससे जुड़े हुए लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। हाल ही में एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज़ इन फ्लैश होता है जिनमें हम उन समाचारों की चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेस है। इसी के साथ हमारा नया कोर्स लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन IBBI भी शुरू होने वाला है। 1 तारीख से ये शुरू होगा। तो अगर आप इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस कोर्स के बारे में ज़रूर वेबसाइट पर जानकारी लीजिए। तो चलिए आज का MCQ देखते हुए यह है कि 501Y.V2 ये जो कोविड-19 का स्ट्रेन है निम्न में से किस देश में पाया गया है। आपका ऑप्शन A है ये ब्रिटिश स्ट्रेन है, ऑप्शन B है ये ब्राज़ील में पाया गया है, ऑप्शन C जो है वो है साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, ये ऑप्शन D ये एक रशियन स्ट्रेन है। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज का वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। वह यह है कि अरेस्ट और डिटेंशन जो आपको जेल में डाला जाता है, बंदी बनाया जाता है, उसके अगेंस्ट में कौन कौन से प्रोटेक्शन बचाव हमारे संविधान में दिए हुए हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा कीजिए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। हमारे आर्टिकल में जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल है ये बजट 2021 के बारे में बात करता है और ख़ास तौर पे इस बजट में हेल्थ सेक्टर को कितना बजट देने की बात की है, कितना एलोकेशन किया गया है, क्या कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो कोविड-19 ने बहुत कंसर्न ये सामने लेकर आ गया कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है। कहा जाता है जो शुरू का लॉकडाउन था उसमें तो हमारे हेल्थ सेक्टर को खड़ा करने में ही समय ज़्यादा चला गया। उसके बाद में ये स्थिति बन गई कि अभी आगे आने वाले समय के लिए हमेशा के लिए खुद को तैयार करें कि कैसे हेल्थ सेक्टर या कोई ऐसा पैंडेमिक आता है तो हमारा हेल्थ सेक्टर उससे मजबूती से डट के सामना कर पाए। उसके लिए बजट में कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो जो पहला है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। अब इसमें कई शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेजर दिए हैं, कई लघुकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाए गए हैं, कार्यक्रम बताए गए हैं। उन्हीं में है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जिसमें ये बात की गई है कि जो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है फार्मास्यूटिकल्स का, जो दवाई बनाने वाले हमारा जो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस का, इसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इसको हम सहायता देंगे, साथ ही साथ हम इसे बूस्ट भी करेंगे। उसके अलावा मिशन कोविड सुरक्षा इसकी बात भी गई है जो कि है टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियस वैक्सीन कैंडिडेट्स। मतलब भारतीय जो वैक्सीन है उसे बनाने के लिए भी सहायता प्रोवाइड करेंगी। ये है कोविड सुरक्षा, खासकर जो कोविड वैक्सीन के कैंडिडेट्स है जिन पर काम किया जा रहा है उन वैक्सीन को प्रमोट करेगा और डेवलप टेस्टिंग करने में भी मदद करेंगी सरकार। उसके साथ में 92 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने वैक्सीन के लिए भारत को अप्रोच किया है। ब्राज़ील जैसे कुछ देश है जहाँ पे हमने अभी से वैक्सीन पहुंचानी शुरू भी कर दी है। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम उसमें फूड और न्यूट्रिशन, जो पोषण और आहार है, हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारी पुअर और वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा अफेक्टेड रहती है। तो यहाँ पर ये योजना भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई है। तो यहाँ पर सब्सिडाइज ग्रेन जो है, जो अभी हमें सब्सिडाइज PDS की दुकानों पर ग्रेन्स मिलता है, जो अनाज मिलता है,
उसे कैसे सब लोगों तक पहुंचाया जाए। खास तौर पर जो माइग्रेंट वर्कर है, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रैवल करते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं, उनको भी ये सब्सिडाइज फूड कैसे ग्रेन्स मिलते रहे। तो उसके लिए 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया है। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और आप काम के सिलसिले में गुजरात जैसे प्रदेश में मूव करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको आपके हिस्से का राशन मिल पाएगा, जिसमें करीब 390 मिलियन बेनिफिशियरी लाभ लोगों को मिलेगा। यहाँ पर उसके अलावा अ कंबाइंड हेल्थ एंड वेलबींग बजट, तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलबींग कंप्लीट के एक कंबाइंड बजट भी यहाँ पर बात की गई है कि इसमें कुछ चीज़ों का भी ध्यान दिया गया है, जैसे ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड क्लीन एयर। तो हमने फूड एंड ग्रेन्स की तो बात कर ली, हमने खाद्य और पोषण से जुड़ी हुई चीज़ों की तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पे पानी, स्वच्छता, पोषण और साफ हवा, ये भी कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं। देयर क्लोज लिंक हाईलाइटेड इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है, उसमें भी इन चीज़ों की बात की गई है। उसके अलावा जल जीवन मिशन, जो कि अर्बन एरिया के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए शुरू किया गया है, जिसमें साफ और अच्छा पानी, पर्याप्त पानी लोगों को मिल सके, उसके लिए ये मिशन चालू किया गया है। उसके अलावा एक्सपांड द कवरेज ऑफ निमोकोकल वैक्सीन अक्रॉस द कंट्री, सॉरी फॉर माई एक्सक्यूज। तो इस निमोनिया से लड़ने के लिए भी, जो कि एक बहुत बड़ा कारक है 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु का, उस निमोनिया से लड़ने के लिए भी कैसे हम वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए भी ध्यान दिया गया है और इसकी राइटर ने बात की गई है। उसके अलावा पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, अब ये योजना जो है, इस योजना के तहत जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हेल्थ सिस्टम और जो मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना है, मजबूत किया जाना है। इसके अतिरिक्त ये नए और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाएंगी। तो ये योजना अपने आप में कोविड-19 से एक लेसन लेती हुई है कि हम कैसे हमारे हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाएंगे, उसके साथ ही साथ जो नई आने वाली बीमारियां है उसके लिए भी हम कैसे हमारा सिस्टम रोबस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आयुष मंत्रालय है, इनके बजट में भी 40% का इजाफा किया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसे शॉर्ट में हम आयुष कहते हैं, तो इस मिनिस्ट्री का भी एलोकेशन 40% तक बढ़ाया गया है। उसके अलावा कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स है जो लेने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने बात करी इंश्योर एडिक्वेसी ऑफ फंड्स फॉर क्रिटिकल एंड क्लोजली लिंक्ड सेक्टर सच एस न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन। तो जब भी आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वहाँ पे पोषण, आहार, स्वच्छता, पानी, ये भी इससे जुड़े हुए हैं। तो इन क्षेत्रों पर भी उतना ही बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। राइटर ने ये एक महत्वपूर्ण सजेशन दिया है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज देयर बजट टू। तो यहाँ पर जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये विषय केवल यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का नहीं है, राज्य सरकारों की भी इसमें भूमिका रहती है। तो यहाँ पर जो बजट है ये सिर्फ केंद्र सरकार को ही नहीं, साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो 66% ऑफ स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया इज डन बाय स्टेट्स। तो बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है नेशनल हेल्थ अकाउंट 2017 की तरफ से कि जो 67% स्पेंडिंग है, जो खर्चा है हेल्थ केयर सेक्टर में भारत में, वो स्टेट ही वहन करते हैं। तो यहाँ पे स्टेट का बजट भी बढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, जो हमारा दूसरा आज का आर्टिकल है ये है एमजे अकबर वर्सेस प्रिया रमानी केस के बारे में। तो इस केस में एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के अगेंस्ट एक डिफेमेशन, क्रिमिनल डिफेमेशन केस किया हुआ था, जिसमें प्रिया रमानी को एक्विट कर दिया गया है। एमजे अकबर जो है ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और एडिटर रह चुके हैं एक नामी अखबार के। तो इनके पास में विदेश राज्य मंत्रालय था, जो कि उन पर मीटू के एलिगेशन लगने के बाद में वापस ले लिया गया। अब यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था उस टाइम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था उस ऑर्गेनाइजेशन में विशाखा गाइडलाइन जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं थी, इंटरनल कमिटी बनी हुई नहीं थी। तो यहाँ पर
इस ऑर्डर में ये बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि विशा गाइडलाइंस जो है, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है सेक्सुअल हरासमेंट की प्रिवेंशन के लिए, इसका ऑन द प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर नहीं प्लेस पे थी, इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो वो एड्रेस नहीं किया जाएगा। उसके अलावा पॉइंटेड आउट दैट वुमेन्स राइट टू स्पीक अप अबाउट हर वायलेशन वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप समय बीत जाता है तो वो आपके इस अधिकार को, आपके बोलने के अधिकार को वो ख़त्म कर देता है अगर आपके अगेंस्ट कोई वायलेशन हुआ है। उसके अलावा वुमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट सेक्स अब्यूज। तो अगर उनके साथ में कोई यौन शोषण होता है और वो उसके अगेंस्ट बोलते हैं तो ये भी उनका अधिकार, ये भी उनकी आवाज़ उठाने का जो अधिकार है वो छीना नहीं जा सकता है। सो रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो जीवन जीने का जो अधिकार है ये ऊपर आता है रेपुटेशन के एक राइट के ऊपर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस आर्टिकल में की गई है। उसके अलावा जो हमारा आज का तीसरा केस है, ये लीगल प्रोविजन के बारे में हम बात करेंगे, जो ग्रेटा टूल किट केस हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समाचार में कैसे आया वो हम देख रहे हैं। सो 2 बेंचेस है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उन्होंने ग्रांट किया है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल टू शांतनु मुलुक एंड निकिता जैकब इन ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस। तो यहाँ पर जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनमें ये 2 लोग भी हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र के टेरिटरी में आते हैं। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच करना ज़रूरी हो गया था। तो इसी केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको आंतरिक जमानत जो होती है, एंटिसिपेटरी बेल जो होती है, वो ग्रांट की है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि टूल किट क्या है। सो टूल किट उन तमाम जानकारियों का संग्रह होता है जिससे किसी मुद्दे को समझने और उसकी प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। दरअसल ये किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का दस्तावेज होता है जो आमतौर पर किसी खास मुद्दे, खास दर्शक, समर्थक वर्ग के लिए तैयार किया जाता है। टूल किट जितना डिटेल और परिपूर्ण होगा, लोगों को उतना ही उपयोगी साबित होगा। तो ये हमारी एक विस्तृत डेफिनेशन होती है टूल किट की। तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ, जो 26 जनवरी को जो एक्टिविटी हुई, उसके लिए टूल किट को ट्वीट किया गया था ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। जिस डॉक्यूमेंट में एज अ एडिटर एक गूगल डॉक्यूमेंट था, तो इसमें एडिटर जो है वो इन दोनों लोगों को जिनको आरोपी बनाया गया है, पुलिस के अनुसार ये भी उस डॉक्यूमेंट के एडिटर थे। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने भी वो डॉक्यूमेंट तैयार करने में इनकी योगदान था। इस चार्ज के अंतर्गत 121 जो हमारा आईपीसी का प्रोविजन है, वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उसके अगेंस्ट इनको बुक किया गया है। तो यहाँ पर लीगल प्रोविजन देख लेते हैं। तो हमारा अनुच्छेद 22 जो है संविधान का, वो कहता है एनीवन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग टाइम नेसेसरी फॉर जर्निंग फ्रॉम प्लेस टू अरेस्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 22 है ये अधिकार देता है कि आपका अरेस्ट, आपको बंदी बनाया जाता है, आपको जेल में डाला जाता है, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये अधिकार मिलता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटों के अंदर नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है वहाँ प्रोड्यूस करना उनको ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जर्नी का जो टाइम है वो एक्सक्लूड किया जाता है। उसके अलावा महत्वपूर्ण प्रोविजन 438 ऑफ सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी भी है, जो कि अंतरिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है। तो यहाँ पर एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल की बात की गई है। सो अप्लाइड बाय अ पर्सन हु एप्रहेंड्स अरेस्ट बाय अ पुलिस ऑफ अ स्टेट अदर देन वेयर दे आर एट प्रेजेंट। तो इस प्रेजेंट केस में यही हुआ, दिल्ली पुलिस ने केस बनाया हुआ है लेकिन ये लोग महाराष्ट्र की टेरिटरी में है, इसीलिए यहाँ पे एंटिसिपेटरी ट्रांजिट बेल लेना जरूरी था। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का जो न्यूज़ इन फ्लैश है वो है श्रीलंका से की खबर है यहाँ पर। तो द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन श्रीलंका हैज़ वर्सेंड सिंस गोतबाया राजपक्षे बिकम द प्रेसिडेंट इन 2019। तो 2019 से जब गोतबाया राजपक्षे आए हैं तब से यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो
से ये राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ पे ह्यूमन राइट की, मानवाधिकार की जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हुई है। तो यहाँ पर तमिल कम्युनिटीज इन नॉर्थ एंड ईस्ट फियर इंक्रीजिंग अब्यूज, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम इन तमिल हैज बीन ड्रॉप्ड एंड रिलीजियस राइट ऑफ माइनॉरिटीज आर अंडर अटैक इंक्लूडिंग इंटरफेरेंस विद हिंदू टेम्पल्स। तो यहाँ पर श्रीलंका में हमें देखने को ये मिलता है कि नॉर्थ जो उनका उत्तर और जो ईस्ट वाला भाग है, यहाँ पर मूलतः तमिल पॉपुलेशन रहती है। अब यहाँ पर जो तमिल पॉपुलेशन है उसमें श्रीलंकन तमिल भी है और भारतीय तमिल जो ब्रिटिशर्स द्वारा कई सालों पूर्व ले जाए गए थे श्रीलंका में, वो भी है। तो इन पे काफ़ी अब्यूज़, इनके अगेंस्ट हिंसा देखने को मिल रही है। जो ये अपनी भाषा में नेशनल एंथम गाते थे, अब उसे भी बंद कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो रिलीजियस टेम्पल्स है, जो हिंदू टेम्पल है, उन्हें भी अटैक किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियाँ यहाँ से देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे अथॉरिटीज बुलडोज्ड अ मेमोरियल एट जाफना यूनिवर्सिटी दैट कमेमोरेट द तमिल सिमिलियन विक्टिम्स फॉर सिविल वॉर दैट एंडेड इन 2009। तो 2009 में जो लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एक पूरा वॉर, हमें सिविल वॉर देखने को मिला था, 2009 में ये खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद में देखने को मिला एक शांति स्थापित हुई, ऐसी गतिविधियां देखने को नहीं मिली। तो जाफना यूनिवर्सिटी जो कि नॉर्थ में आता है श्रीलंका में, यहाँ पर एक स्मारक तैयार किया गया था उन विक्टिम्स के लिए जो कि सिविल वॉर में जिनकी हत्या कर दी गई। तो इस मेमोरियल को भी गिराया गया, जो कि अपने आप में प्रतीकात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक आलोचनात्मक स्थिति बनाता है। तो चलिए, आज का हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।